नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के बड़े समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 10 लाख रोजगार देने का अभियान आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे राष्ट्रीय रोजगार मेले का उद्घाटन। इसरो आज देर रात सबसे भारी रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3 को भेजेगा अंतरिक्ष में। 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह एक साथ किए जाएंगे प्रक्षेपित। पहली GSLV मार्क 3 के जरिए हो रहा है कमर्शियल लॉन्च। आज धनतेरस से 5 दिन के दीपोत्सव की हो रही है शुरुआत। बाजारों में बड़ी रौनक। लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को दी शुभकामना। पीएम मोदी के इंतजार में अयोध्या दीपों से सजी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने से भारत नाखुश। कहा, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करनी होगी। T20 विश्व कप में मुख्य मुकाबले आज से। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड से भिड़ंत। क्वालीफायर में आयरलैंड से हारकर वेस्टइंडीज T20 विश्व कप से बाहर। और अब खबरें विस्तार से। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर कदम उठाते जा रहे हैं। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करने वाले हैं। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस कर उसका खुद का एक घर भी उपलब्ध करवाया जाए। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद आज धनतेरस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 4,51,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं और 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 29 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा भी किया जा चुका है। अयोध्या में दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या यानी रविवार को अयोध्या में रहने वाले हैं। वो रामलला विराजमान की पूजा अर्चना करेंगे और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और इसके बाद वो सरयू नदी के किनारे बने नए घाट पर आरती करेंगे और दीपोत्सव समारोह में शामिल होंगे। अयोध्या में ये छठा अवसर है जब दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेंगे। हम बता दें कि इस अवसर पर अयोध्या में 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों के नृत्य रूपों के साथ 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। प्रधानमंत्री भव्य म्यूजिकल लेजर शो के साथ साथ सरयू नदी के तट पर राम की पौड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन मैपिंग शो भी देखेंगे। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों तक घोर उपेक्षा का शिकार रहे अयोध्या, काशी, उज्जैन और उनके जैसे अनगिनत श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है।
अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विंध्याचल के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। आज देश भर में धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस से दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्यारे देशवासियों, आप सबको दिवाली की अनंत मंगल कामनाएं। प्रकाश और खुशियों का ये महापर्व आपके जीवन को आशा, ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर बनी रहे। हर घर, हर परिवार में सुख समृद्धि आए। आप सबके मनोरथ पूर्ण हो। आपके प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, सबके जीवन में उजाला हो, खुशी हो। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धनतेरस से दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। धनतेरस के अवसर पर बाजारों में खास रौनक नजर आ रही है। इस दिन सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ों के 13 गुने वृद्धि होने की भी पौराणिक मान्यता है। इसरो सबसे भारी रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3 के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला है। ये प्रक्षेपण आज रात 12:07 पर होने की संभावना है। ये मिशन NSIL और इसरो दोनों के लिए ही काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV मार्क 3 के जरिए कोई कमर्शियल लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले इसरो कमर्शियल लॉन्च के लिए PSLV का इस्तेमाल करता रहा है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो का सबसे भारी भरकम रॉकेट माना जाता है, जो अपने साथ करीब 4 टन वजनी पेलोड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में और 8 वजनी पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। आज डिफेंस एक्सपो 2022 में देश के रक्षा उत्पादों को देखने का अंतिम दिन है। केंद्र सरकार की कोशिश 2025 तक रक्षा उत्पादन कारोबार को 22 अरब डॉलर तक ले जाने की है। इसी के तहत इसका आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो में 451 सहमति पत्रों पर दस्तखत किए गए, जिनमें 1,53,000 करोड़ रुपए के करार किए गए। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण में पिछले व्यापारिक सौदे के सभी रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। ये अब तक का सबसे कामयाब डिफेंस एक्सपो रहा है। इसमें 10,000 बिजनेस विजिटर आए। ये डिफेंस एक्सपो इस मायने में भी अभूतपूर्व रहा, क्योंकि ये पहली बार है कि केवल भारतीय कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। एक्सपो में 1,300 से ज़्यादा प्रदर्शकों ने भागीदारी निभाई, जिनमें भारतीय रक्षा उद्योग, इससे जुड़े कुछ संयुक्त उद्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और 100 से ज़्यादा स्टार्टअप शामिल हैं। इसके तहत इन्वेस्ट फॉर डिफेंस का लक्ष्य भारतीय उद्योग के साथ साथ विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा देश में रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल के बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शिवराज पाटिल के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जो शिवराज पाटिल ने कहा वो उनकी पार्टी की विकृत और घृणित मानसिकता का प्रतीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता में कर्मयोग शास्त्र को देखा, महात्मा गांधी ने गीता में अनासक्ति को देखा, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस के लोग गीता में जिहाद को देख रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वोट बैंक समाया हुआ है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि जो शिवराज पाटिल ने कहा वो सही है या महात्मा गांधी ने जो कहा गीता के बारे में वो गलत था। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि यह कह रही है तो मैं शिवराज पाटिल और कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जवाब दें या सोनिया गांधी जी, यदि शिवराज पाटिल ने जो कहा है वो सही था तो जो महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग कहा क्या वो गलत था? मुझे जवाब चाहिए।
कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की गीता को लेकर दिए गए बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश ने एक ट्वीट के माध्यम से पाटिल की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने लिखा है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी शिवराज पाटिल ने कथित तौर पर भगवत गीता पर कुछ टिप्पणी की जो अस्वीकार्य है। भगवत गीता भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख आधारभूत स्तंभ है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ अंश भी उन्होंने शेयर किए। आतंकवाद मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है, ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इंटरपोल महासभा के 90वें सत्र के समापन दिवस को संबोधित करते हुए कही। अमित शाह ने इंटरपोल और इसके सदस्यों से आह्वान किया कि वो सीमा से परे सहयोग के लिए हाथ मिलाएं ताकि सीमा पार आतंकवाद को हराया जा सके। उन्होंने कहा कि आपराधिक गिरोह गठजोड़ करके काम कर रहे हैं और वैश्विक पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद और मादक पदार्थ तस्करी के मामलों का राष्ट्रीय डेटाबेस बना रहा है ताकि पुलिस इन सूचनाओं का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सके। टेररिज्म की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया की सभी काउंटर टेरर एजेंसियों का एक साथ आना मुश्किल लगता है। इस दिशा में मेरा इंटरपोल से सुझाव है कि सभी सदस्य देशों की काउंटर टेररिज्म एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लाइन स्थापित करने के बारे में एक स्थायी तंत्र का विचार करना चाहिए और ये तंत्र आने वाले दिनों में टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई को और पुख्ता करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को दिल्ली में जल जीवन सर्वेक्षण टूल किट 2023 जारी की। उपराष्ट्रपति ने पिछले 3 वर्षों में जल जीवन मिशन की प्रगति की सराहना भी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि मिशन तेजी से हर घर में नल से जल के कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल करेगा। ये 2030 तक स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से काफ़ी पहले होगा। सरकार जल जीवन सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार प्रदान करती है। इसका मकसद जल जीवन मिशन के प्रगति की निगरानी और राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करना है। पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर दिए जाएंगे। Therefore, very grateful to those who have devised this mechanism, because no program can succeed unless there is accountability mechanism. The surest way to fail, the surest way to be non-transparent is that we do not engage into assessment and scrutiny. But if the scrutiny is in the public domain, the scrutiny is known to one and all, it carries very high degree of credibility. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बायार गुरसेर ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को लेकर खास चर्चा हुई। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के मिंगिंग में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे। अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एडवांस्ड लास्ट हेलीकॉप्टर ने लेकाबली से उड़ान भरी और ये टूटिंग के पास मिंगिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तलाशी और बचाव अभियान के लिए सेना और भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। टूटिंग चीन से लगी सीमा से करीब 35 किलोमीटर दूर है। इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर को रुद्र मार्क 4 के नाम से भी जाना जाता है। इस हेलीकॉप्टर को HAL ने थल सेना और वायुसेना में प्रमुख भूमिकाओं के लिए डिजाइन और विकसित किया है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। अब बने रहिए हमारे साथ।
being able to deliver at high altitude is what is most important. And from that perspective, in mountainous regions, in high altitude, this is probably the best in its class today in the world. It's absolutely top class. It's an indigenous, our own design, and these composite blades which are designed to give this power to the helicopter to operate at the highest launch pads. The indigenization efforts are on in the country, and the good work that HAL is doing in association with the punch that India's IAF brings onto India's battlefield scenario. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अब नजर टॉप 10 खबरों पर। दीपावली से पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला लिया गया। साथ ही कर्मचारियों के डीए में 6% बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के फैसले को फिलहाल रोक दिया है। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के मूल्यों को और मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पंजाब सिविल सर्विसेज नियम 1994 के नियम 17 और पंजाब राज्य सेवा नियम 1963 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्रुप सी में किसी भी पद के लिए व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वो मैट्रिक स्तर के बराबर पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास नहीं कर लेता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से राज्य के मामले की जांच के लिए वापसी ली गई आम सहमति के फैसले को पलट दिया है। शिंदे सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को दी जाने वाली आम सहमति बहाल कर दी है। अब सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में दीपावली के दिन अंतिम मेट्रो रात 10 बजे तक ही मिलेगी। आम दिनों में टर्मिनल स्टेशन से अंतिम मेट्रो रात 12 बजे तक चलती है। दिन में सामान्य दिनों की तरह ही मेट्रो की सेवाएं चलती रहेंगी। तमिलनाडु के एक रिजॉर्ट में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। रिजॉर्ट चेन्नई से 47 किलोमीटर दूर श्री पेरंतूर में है। मृतकों की पहचान रंगनाथन 51, नवीन कुमार 30 और तिरुमलाई 18 के रूप में की गई है। पुलिस ने रिजॉर्ट के प्रबंधक और ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच की जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती लखनऊ में पार्टी कार्यालय में आगामी शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। मुंबई के एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है। मुंबई उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को धन शोधन मामले में देशमुख को जमानत दी थी। इसके बाद उन्होंने इस मामले में जमानत की याचिका दायर की थी। रीवा में सुहागी पहाड़ी के पास बस और ट्रॉली की टक्कर होने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हो गए। 40 घायलों में से 20 को प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस हैदराबाद के गोरखपुर जा रही थी। बस में सवार सभी लोग यूपी के रहने वाले बताए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात के कारण ओडिशा में अगले सप्ताह की शुरुआत में भारी बारिश होने का अनुमान है। चक्रवात के राज्य से आगे बढ़ने और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कई जिलों के निचले इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चक्रवाती तूफान को सितरोंग नाम दिए जाने की उम्मीद है। ये नाम थाईलैंड ने सुझाया है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ब्रिटेन में लिज ट्रस के पीएम पद से इस्तीफे के बाद नए संभावित दावेदारों का नेतृत्व
पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक कर रहे हैं। ट्रस्ट के इस्तीफे से खाली हुई जगह के लिए दोनों ने शुक्रवार को कंजर्वेटिव पार्टी की दावेदारी के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। दोनों नेता चाहते हैं कि उन्हें 100 कंजर्वेटिव पार्टी सदस्यों का समर्थन मिल जाए। खबरों की मानी जाए तो 82 कंजर्वेटिव सांसदों के समर्थन के साथ ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि बोरिस जॉनसन के पक्ष में 41 सांसद हैं। वहीं तीसरे नंबर पर पेनी मॉर्डंट हैं, जिन्हें 19 सांसदों का समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि ऋषि सुनक और पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अभी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है। केवल पेनी मॉर्डंट ने अपने उम्मीदवारी को पुष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि दुनिया को स्पष्ट रहना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने के बाद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद विरोधी शासन के वित्त पोषण का मुकाबला करते हुए अपने धन शोधन विरोधी प्रभावशीलता को मजबूत किया है और तकनीकी खामियों को दूर कर दिया है। अमेरिका में उत्तर पूर्वी वॉशिंगटन के आदिवासी आरक्षित क्षेत्र कॉलविल में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। मामले में पुलिस 3 संदिग्धों की तलाश कर रही है। मामले में 2 लोगों के शव मिले हैं और एक अधिकारी को बाह में गोली लगी है। घायल अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान कर ली है, पिनखाब और जाचरी होल्ड के तौर पर। तीसरे संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई है। आदिवासी पुलिस अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संदिग्धों की तलाश कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर हैती में हिंसा और आपराधिक गतिविधियों को तत्काल समाप्त करने और एक शक्तिशाली गिरोह के नेता पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 10 पन्नों के इस प्रस्ताव का मसौदा अमेरिका और मेक्सिको ने तैयार किया है। शुक्रवार को UNSC के सभी 15 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमन ग्रीनफील्ड ने मतदान के तुरंत बाद कहा कि यह प्रस्ताव हैती के लोगों की मदद की दिशा में पहला कदम है और संकटग्रस्त कैरिबियाई देश में सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। As the Secretary General said this week, and I quote, "The situation in Ethiopia is spiraling out of control. The social fabric is being ripped apart, and civilians are paying a horrific price." In the past week alone, we've seen a serious uptick in fighting and violence. Thousands of Ethiopian, Eritrean, TPLF forces are engaged in active combat. The scale of the fighting and deaths rival what we're seeing in Ukraine, and innocent civilians are being caught in the crossfire. चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 20वां अहम महासम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। सम्मेलन पार्टी की शक्तिशाली और शीर्ष नेताओं वाली केंद्रीय समिति के चुनाव के साथ संपन्न होगा। इस दौरान शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। एक सप्ताह के सम्मेलन में पार्टी का संचालन करने वाली केंद्रीय समिति का चुनाव भी किया जाएगा। केंद्रीय समिति की बैठक में रविवार को स्थायी समिति का चुनाव होगा। इस दिन शी जिनपिंग के लिए तीसरे कार्यकाल के प्रस्ताव में उनका चयन तय माना जा रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष को लेकर अक्सर जो है नए खुलासे करता रहा है। इस बार जो जानकारी इस टेलीस्कोप के जरिए मिली है उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों ने इस दूरबीन के जरिए ब्रह्मांड की शुरुआत के हालात को देखने की कोशिश की तो उन्हें अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। उन्होंने देखा कि एक ब्लैक होल के भीतर बन रहे लाल आभा पुंज में कई आकाश गंगाएं एक दूसरे में समा रही हैं। इस निष्कर्ष में ये अध्ययन करने का एक अभूतपूर्व अवसर मिलेगा कि कैसे अरबों साल पहले आकाश गंगाओं ने आधुनिक ब्रह्मांड में विलय किया था। अमेरिका में ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वायर में दीपावली उत्सव मनाने की शुरुआत हो गई है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपने अपने आवास पर प्रकाशोत्सव मनाया। देश भर से प्रख्यात भारतवंशी राजधानी वाशिंगटन पहुंचने शुरू हो गए। बाइडेन प्रशासन और संसद सदस्यों के भी एक सप्ताह तक दिवाली मनाने की
संभावना है। हैरिस और उनके पति ने प्रख्यात भारतीय अमेरिकियों, राजनयिकों और प्रशासन के सदस्यों को दिवाली समारोह के लिए उपराष्ट्रपति आवास पर आमंत्रित किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन ने दिवाली समारोह के लिए सोमवार को व्हाइट हाउस में भारतवंशियों को आमंत्रित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर। नियामक नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कहा है कि आगामी शीतकालीन सत्र 2022 में 105 हवाई अड्डों से प्रति सप्ताह 21,941 प्रस्थान को मंजूरी दे दी गई है। इन 105 हवाई अड्डों में देवघर, शिमला और राउरकेला शामिल हैं। ये नए हवाई अड्डे हैं। कुल 21,941 उड़ानों में इंडिगो की 10,085 और स्पाइस जेट की 3,193 उड़ानें हैं। इसके अलावा एयर इंडिया की 1,990, विस्तारा की 1,941, एयर एशिया की 1,462, गो एयर की 1,390, एयरलाइंस एयर की 1,034, आकाश एयर की 479, फ्लाई बिग की 214 और स्टार एयर की 153 उड़ानें शामिल हैं। और बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप के दौरान आज से टॉप 12 टीमों के बीच मुकाबला शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। आपको बता दें कि ये दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप 2021 की फाइनलिस्ट टीम रह चुकी हैं। उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। ऐसे में इन दो टीमों के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। एक दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना अफगानिस्तान से होगा। ये मुकाबला पर्थ में भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टॉप न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 22 अक्टूबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 22 अक्टूबर साल 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तान की कबायली घुसपैठियों ने राज्य की सीमा पार की। इस अवैध घुसपैठ के साथ ही पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ और इसने घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू की जिससे देश आज तक प्रभावित है। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पुंछ में अपने सैनिकों द्वारा विद्रोह का सामना कर रहे थे और अपने राज्य के पश्चिमी जिलों पर नियंत्रण खो चुके थे। महाराजा हरि सिंह ने सहायता के लिए भारत से मदद मांगी। इस युद्ध में भारत विजयी हुआ। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 6,000 सैनिक मारे गए और लगभग 14,000 सैनिक घायल हुए। इस युद्ध के समाप्ति के बाद ही जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ। 22 अक्टूबर साल 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किया। इस यान को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अभियान से भारत ने चंद्रमा पर जाने के लिए अपने खुद की तकनीक पर शोध और विकास किया था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को चंद्रमा पर भेजा गया। चंद्रयान प्रथम को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV XL रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन से भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बना। 22 अक्टूबर साल 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को राष्ट्र को समर्पित किया। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बांध भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया। जब यह बांध बनकर तैयार हुआ था तो उस समय यह देश का सबसे ऊंचा बांध था। वर्तमान में यह बांध 855 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई लगभग 740 फीट है।